एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीटिंग में जिंग सभी लोगों को बताती है कि फिलहाल अब वही जनरल मैनेजर हैं और जो 2 लोग नए उनके डिपार्टमेंट में आए थे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है, जिनका नाम युआन और रेन होता है। सभी को फिर वो अपना अपना काम असाइन करती है और शाओनिंग को भी किसी लेटर कार्ड का काम देती है जिसमें कुछ एंटरप्राइज डिस्काउंट मांग रहे थे। ये सुनकर युआन बोलते हैं कि मैंने भी इस पर पहले काम किया है, तो क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। पर जिंग बोलती है कि अभी तुम न्यू हो यहाँ पर, तो पहले एडजस्ट हो जाओ, और अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो शाओनिंग के साथ जाकर काम कर सकते हो, जिस पर वो ओके बोलता है। इधर युएंग भी किसी पर्सन से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि ना तो तुमने लोन दिया और ना ही उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा डेट सिर्फ इंक्रीज होता जाएगा। पर वो पर्सन सिर्फ अपना काम किए जा रहा था। युएंग उससे कहता है कि अगर तुम अपना लोन नहीं दोगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हारी ये जगह बेच देंगे, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पैसा आएगा, और अगर तुम ये नहीं चाहती तो कॉपरेट करो। तब जाकर वो पर्सन अब उसकी तरफ ध्यान देता है। इधर जाओ जिस न्यू बैंक में लगा हुआ था वहाँ से बाहर निकलता है और जिंग को कॉल करते हुए उसे कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा टायर्ड मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर भेजता हूँ, जिसके लिए जिंग भी उसे हाँ बोलती है। पर अब वो फ़ोन रख देती है क्योंकि उसे शाओनिंग से काम की बात करनी थी। जिन्हें ऐसे देखकर शाओनिंग बोलती है कि तुम लोग तो काफ़ी स्वीट हो, जो सुनकर जिंग भी स्माइल करती है। सीना वापस से युएंग पर आता है जो कि अपने कलीग्स के साथ बोट पर होता है। वो लोग शौक होते हैं कि वो इंसान इंटरेस्ट और डेट देने के लिए तैयार हो गया है। उससे पूछते हैं कि ये सब उसने कैसे किया। जब युएंग बताता है तो वो लोग उसे प्रेस करते हैं कि लगता है कि हमारे बैंक की हालत ठीक होने वाली है। युएंग अब ऑफिस में जाने के बाद अपनी तरफ से कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा था, तभी उसे शाओनिंग की याद आती है, इसलिए वो उसके लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। निंग जब काम कर रही थी तो वहाँ पर काफ़ी सारी कॉफ़ी उसे रिसीव होती है। वो युएंग से कॉल पर बात करती है कि इतनी सारी कॉफ़ी क्यों। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो वहाँ कलीग्स को देने के लिए, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। जो सुनकर वो खुश होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भी आ जाते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। शाओनिंग बताती है कि ये युएंग की तरफ से है, इसलिए वो भी खुश होकर उसे ले लेते हैं। पर हम फिर युआन को रेन से कहते हुए देखते हैं कि मैं और शाओनिंग दोनों ही सेम लेवल पर है, तो मैं भला उसके अंडर काम क्यों करूँ। तो रेनो से बोलती है कि उसने वेजी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था, वो अच्छी होगी। लेकिन युआन ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ का लीडर था, तो वो उसे प्रेस करने के लिए इतना तो बोल ही सकता है ना। और कहने लग जाता है कि अभी तक उसे जो भी रिकॉग्निशन मिली है वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ही मिली होगी। पर तभी शाओनिंग वहाँ पर आ जाती है। उससे कहती है कि तुम युएंग की कॉफ़ी पी रहे हो, तो कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात ही तो मत करो, और उसे काम के लिए चलने को कहती है। इसके बाद निंग उसे एक कैफ़े में ले जाकर समझाती है कि वो यहाँ पर शेंगटोंग के मैनेजर से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग उनके साथ कॉपरेट करके साथ में आगे जाने वाले हैं और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तभी शेंगटोंग का मैनेजर भी वहाँ पर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो श्याओमो है। दोनों ही अब यहाँ पर काम की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक क्लाइंट भी देता है, जो देखने के बाद युआन उससे इम्प्रेस हो जाता है और शाओमो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था, इससे मुझे अपने गोल तक पहुंचने में आसानी होगी। रात को वो युएंग को बताती है कि उसने आज क्या किया और कैसे युआन उससे इम्प्रेस हो गया, और काम की बात होने के बाद जाते हुए उसने मुझे सॉरी भी कहा। युएंग भी उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बस कुछ लोगों को दिखता ही नहीं है। फिर शाओनिंग बताती है कि मो ने भी उसे ऐसे ही प्रेज किया, वो शेंगटोंग के हैंडसम मेंस में से एक है। जो सुनकर युएंग उसे टीज करने लग जाता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि वापस आ जाऊं। अगले दिन अब जब शाओनिंग काम कर रही थी तभी उसे शाओमो का कॉल आ जाता है कि वो उसकी बिल्डिंग के नीचे है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए वो उसे बुलाता है। जैसे शाओनिंग पहुंचती है तो वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था और उसे दे ही रहा था, लेकिन उतने में युएंग कार लेकर वहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग उसे देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि ट्रांसफ़र का कुछ काम था, इसीलिए आया हूँ। अब वो शाओमो के हाथ में कॉफ़ी देखकर कहता है कि ये कॉफ़ी तो कल ही मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी ना। तो शाओमो बोलता है कि अरे आपको भी ये कॉफ़ी पसंद है। जब युएंग हाँ बोलता है तो वो उसे ही पीने के लिए देने लग जाता है। जहाँ पर कॉफ़ी लेते वक्त जानबूझकर युएंग अपनी रिंग और वॉच को फ्लॉन्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि वो दोनों कपल हैं। इसीलिए अब शाओमो भी उसे डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से चला जाता है और शाओनिंग युएंग से बोलती है कि तुम तो कभी भी ऐसे रिंग नहीं पहनते, आज क्यों पहना है। इस पर वो कहता है कि मैरिड मैन को हमेशा ही इसे पहनना चाहिए। उसके बाद कहता है कि ये ना शेंगटोंग के हैंडसम लोगों में से एक ना बिल्कुल भी नहीं लगता। शाओनिंग अब कार देखकर पूछती है कि ये किसकी है, तो युएंग उसे कार में बैठाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। शाओनिंग बोलती है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट, भला इस सब की क्या ज़रूरत थी। वो मन में सोचती है कि लगता है कि ये ना मुझे प्रपोज करने वाला है और पूछती है कि क्यों लेकर आए हो। तो बोलता है कि अब से मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं आ पाऊंगा और अगर कभी लेट हो गई तो तुम आराम से आ सकती हो। जो सुनकर वो स्माइल करती है और जब ये दोनों किस करने वाले थे
तभी जिंग विंडो पे उन्हें नॉक कर देती है और यूएंग को हाई बोलकर चली जाती है, जिस वजह से शाओनिंग भी अब चली जाती है। वह अब जिंग के साथ उसके कैबिन में होती है, जहाँ पर वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि क्या वो लोग इस मंथ के टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। पर निंग उसे एश्योर करती है कि वो लोग ज़रूर कर लेंगे। जिंग कहती है कि प्रेगनेंसी लीव से पहले मुझे अच्छे से काम करके जाना है कि सुपीरियर को ये ना लगे कि मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ। और जाओ की बात करने लग जाती है कि वो कितना इरिटेटिंग है, वो उसे कुछ भी नहीं करने दे रहा, घर में भी गेम नहीं खेलने देता। पहले तो वो क्लब में जाकर ड्रिंक करके अपना गुस्सा बाहर निकाल लिया करती थी, लेकिन अभी वो जाओ को कुछ भी बोलती है तो वो तो उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना बाहर ही नहीं निकल पा रही है। जो देखकर निंग उसे एडवाइस करती है कि वो जाओ के साथ ज़्यादा बात करके वो लोग सोल्यूशन निकाल ले और झगड़ा ना करे। जिंग अब जैसे ही काम की बात घर पर आती है तो जाओ ने जो भी बनाया हुआ था वो उसे खुशी से खा लेती है, जो देखकर वो भी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद उसे अच्छे से कहती है कि तुमने आज जो भी मुझे 3-4 बार खाने के लिए भेजा था मैंने सब कुछ खा लिया, अभी मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। जो सुनकर जाओ खुश होता है, पर फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझे और खुश देखना चाहते हो तो बाहर लेकर चलो। यहाँ से फिर हम इन दोनों को क्लब में देखते हैं, जहाँ पर आते ही जिंग एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जाओ उसे कंट्रोल करता है। जब वो ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी तो वो उसे आराम से डांस करने के लिए कहता है, पर तभी उसका फेवरेट सॉन्ग वहाँ पर प्ले होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब वो तो डांस कर नहीं सकती थी, इसलिए जाओ को ही डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो बेचारा तो थकान की वजह से सो गया था, जिसके थोड़ी देर बाद वो उसे उठा देती है। जाओ उठते ही वहाँ पर जिंग देखता है, पर वो उसे बताती है कि नॉन अल्कोहलिक है। वो अब उसे घर चलने के लिए बोल देती है और कहती है कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं आई हूँ ना, तो काफ़ी बोर हो रही हूँ। जो सुनकर जाओ खुश होता है और जाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें घर क्यों आना था, ये तो मुझे पक्का पता चल गया क्योंकि तुम वहाँ पर बोर नहीं हो रही थी। पर जिंग उसे कहती है कि मैंने देखा कि तुम इतने शोर में भी सो गए थे, इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। वो उसे बोलती है कि मैं मदर बनने वाली हूँ तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सारा गुस्सा तुम पर ही निकल जाता है। वो अब उसे थैंक यू भी बोलती है कि तुम ही मेरे लिए तीनों टाइम खाना बनाते हो, सारा घर का काम भी देखते हो, जबकि मैं तो सिर्फ सोती रहती हूँ, बल्कि तुम्हें तो ओवर टाइम भी करना पड़ता है। तो सुनकर जाओ कहता है कि अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो भला तुमसे शादी क्यों करता। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हर वीक बाहर ऐसे लेकर जा सकता हूँ, पर तुमने ऐसे किसी और लड़की को नहीं देखोगी। जिंग अब उसे बोलने लग जाती है कि अरे मैं नहीं देख रही थी किसी को। दोनों यहाँ पर ऐसे ही खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन अब यूएंग अपने कलीग से बात करता है कि उनके बैंक की क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे इसे रिजॉल्व करना चाहिए, जिस चीज़ के अंदर वो लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं। यूएंग कहता है कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए काफ़ी हार्ड होंगे, लेकिन वर्थ इट भी होंगे, तो मेहनत करते हैं। ऐसे ही वो अपने काम में जुट जाता है। एक दिन जब यूएंग रात को वापस आता है तो शाओनिंग को वहीं काउच पर सोते हुए देखता है, क्योंकि वो उसका इंतज़ार करते करते वहीं सो गई थी। वीकेंड पर भी अब जब दोनों बाहर बीच पर जाते हैं, लेकिन तभी भी उन्हें काम के लिए कॉल आ जाता है, इसीलिए दोनों चले जाते हैं। एक दिन यूएंग अपने कलीग्स के साथ किसी फैक्ट्री के सामने होता है। वो यहाँ पर किसी मिस्टर सन से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो अपने डेट्स नहीं पे कर रहे थे। कलीग बताते हैं कि अभी तो जब हम उनसे मिलने के लिए आते हैं तो वो छुप जाते हैं। वो लोग बहुत टाइम तक उससे मिलने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन वेदर काफ़ी ख़राब होने लगता है, तो उसके कलीग्स बोलते हैं कि आज चलते हैं, अगली बार आ जाते हैं। पर यूएंग उन्हें जाने के लिए कहता है और वहीं अकेला वेट करता है। वह अब शाओनिंग को कॉल करके बताते हैं कि वो काम की वजह से आज वापस नहीं आ पाएगा और आज का वेदर ख़राब है, तो वो अपने पेरेंट्स के घर पर ही चली जाए, जिसके लिए वो हाँ बोलती है। शाओनिंग अब पेरेंट्स के साथ होती है और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसे देख कर निंग की मॉम बोलती है कि मुझे यूएंग के लिए चिंता हो रही है, वो बारिश में भीग कर बीमार ना हो जाए। लेकिन शाओनिंग की डैड कहते हैं कि यूएंग का भी यंग है, उसे कुछ भी नहीं होगा। मॉम बोलती है कि यूएंग काफ़ी अच्छा लड़का है। जब तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में पता चला तो मैं काफ़ी एंशियस हो गई थी कि क्या होगा, लेकिन यूएंग खुद ही ट्रांसफ़र लेकर चला गया और अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी कंपनी में पता नहीं चला कि तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर हो गई है। शाओनिंग अब मन में सोचती है कि वैसे भी वो सच में नहीं हुई है, अगर आपको ये बाद में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो मैरिज कब कर रहे हैं, तुमने रजिस्टर करके 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। लेकिन शाओनिंग बोलती है कि वो अभी बिजी है और अपने रूम में चली जाती है। वो बोलती है कि उसने अभी तक उसे प्रपोज भी नहीं किया, भला शादी की बात कैसे करे। तभी उसे यूएंग का वीडियो कॉल आ जाता है। दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते हुए
हुए अपना काम करते हैं। पर शॉनिंग का काम खत्म हो जाता है तो वो बेड पर जाकर सो जाती है। युएंग भी उसे गुड नाइट बोलकर अपना फ़ोन रख देता है। तभी वो बाहर कुछ लोगों को ट्रक से सामान अनलोड करते हुए देखता है, जिसमें मिस्टर सन भी हेल्प कर रहे होते हैं। ये देखकर युएंग भी बारिश में उनकी हेल्प करने लग जाता है। बाद में मिस्टर सन उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और उससे बात करते हैं। युएंग यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे पूछता है कि आप अपना रेंट क्यों नहीं पे कर रहे हो। आज मैंने आपके एम्प्लॉय से बात की तो उन्होंने कहा कि आपको बैंक ने फंसाया है। मिस्टर सन कहते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है। बैंक मेरे पास लोन देने के लिए आया और मैंने भी फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले लिया, पर हमारी प्रोडक्शन लाइन तो बढ़ गई लेकिन सेल्स नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। युएंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब वो उन्हें बताने से पहले उनकी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखता है और बोलता है कि मैं आपके लिए फिर से लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, जिससे कि पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी और आप अपने गुड सेल कर पाओगे। ये सुनते ही वो युएंग पर ट्रस्ट करके काफ़ी खुश होकर उसकी कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि अच्छे से काम करके वो सारा डेट चुका देंगे। युएंग फिर अपने हेडक्वार्टर के लीडर से मिलता है, जो उनसे वहाँ पर क्या क्या हुआ उसकी सारी रिपोर्ट देता है। ये देखकर लीडर काफ़ी खुश होते हैं कि उसने इस अनफेवरेबल सिचुएशन में भी कितने अच्छे तरीके से काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डेट कलेक्ट किए। वो उसे प्रेस करते हुए कहते हैं कि ये सब ईजी नहीं था, तुमने ऐसी जगह भी अच्छे से काम किया, तुम्हारे प्रेसिडेंट तुम्हारी ऐसे ही तारीफ नहीं करते, अब मुझे समझ में आया। वो उसे कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम ऐसे ही काम करते रहो, जिस चीज़ पर युएंग हाँ बोलता है। इधर शॉनिंग जब ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो वहाँ युएंग उसका वेट कर रहा था। आते ही वो यहाँ पर उसे हक कर लेती है तो वो उसे गुड न्यूज़ देता है कि उसके ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है कि फाइनली 6 महीने बाद तुम वापस इस सिटी में काम करने के लिए आ गए हो। शॉनिंग के पूछने पर वो उसे ये भी बताता है कि वो जॉन ब्रंच का प्रेसिडेंट बनकर आएगा, जो सुनकर वो और ज़्यादा खुश होकर उसे टीज़ करती है। दोनों अब शॉनिंग की न्यू कार में घर जा रहे थे, जहाँ पर युएंग उससे पूछता है कि क्या तुम एनुअल लीव ले रही हो, लेकिन शॉनिंग कहती है कि अभी जिंग अपनी जल्दी प्रेगनेंसी लीव लेने वाली है, इसलिए अभी उसे छोड़कर लीव नहीं ले सकती। वो कहती है कि क्या तुम ले रहे हो, पर वो कहता है कि मैंने सोचा कि हम साथ में वेकेशन पर चलते हैं, तो जब तुम लीव लोगी मुझे बता देना, जिस पर वो हाँ बोलती है। इधर शिव और लिंग एक कैफ़े में बैठे होते हैं और बात कर रहे थे कि युएंग अभी वापस आ गया और बैंक प्रेसिडेंट की पोस्ट भी उसे मिल गई है। ये सुनते ही शिव कहता है कि अगर वो इस ब्रांच में है तो मुझे वहाँ पर होम लोन के लिए अप्लाई करना था, मैं वहाँ पर जाकर बात करता हूँ। तो लिंग उसे ओके बोलती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो शिव के पेरेंट्स को सामने देखते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, जहाँ पर शिव की मॉम उससे बात कर रही होती है। तभी लिंग बाहर से आती है। शिव के पेरेंट्स पूछते हैं कि उसके डैड कब आ रहे हैं, तो लिंग कहती है कि उनकी मीटिंग चल रही है तो वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर शिव के डैड का मूड खराब हो जाता है। अब जैसे ही वेटर वहाँ पर आकर डिशेस सर्व करती है, जिन्हें देखकर उनका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर शिव यहाँ पर अपने डैड से बोलता है कि आपको सी फूड पसंद है ना, तो इसीलिए आपके लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है कि इतना एक्सपेंसिव डिनर की भला क्या ही ज़रूरत थी, पर लिंग कहती है कि आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो ज़रूरत थी। उसके बाद शिव उन्हें खाने के लिए कहता है। वो अपने पेरेंट्स को फिर होटल के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर डैड उससे पूछते हैं कि लिंग के डैड क्या काम करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि क्या वो होटल भी उन्हीं का था जिसमें वो डिनर कर रहे थे। तो शिव हाँ बोलता है, जो सुनकर वो उस पर चिल्लाते हैं कि तुम तो हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा हो, जो कि लिंग के डैड के ऊपर लाइफ जीना चाहते हो। शिव उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी खुद के पैसों से घर भी लेने वाला हूँ। लेकिन उसकी मॉम भी उसे कहती है कि हमारी फैमिली के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से तुम्हारी रिलेशनशिप तो नहीं टिक पाएगी। डैड भी चिल्लाकर कहते हैं कि उसके साथ ब्रेकअप कर लो, पर शिव ने बोलता है कि वो लोग उनके रिलेशनशिप के बीच में ना बोले और वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। अगले दिन युएंग अब जैसे बैंक की ब्रांच के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाओ भी उसे ज्वाइन कर लेता है। युएंग फिर उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अगर ये पोस्ट रखनी है तो हमें अच्छा टर्नओवर करना पड़ेगा और बड़े क्लाइंट्स चाहिए होंगे। ये सुनकर जाओ बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ही तो आया हूँ। फिर बताता है कि मैंने एक क्लाइंट ढूंढ लिया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, हमारे लिए अच्छी स्टार्ट रहेगी, और उसे उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इधर शाओनिंग जिंग के ऑफिस में आती है, उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी फिर से वॉमिटिंग किया, तो वो हाँ बोलती है। पर अभी लोग फिर से काम की बात करने लग जाते हैं, जहाँ शाओनिंग ने जो क्लाइंट ढूंढा था वो उसे रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताती है कि यूपिन कंपनी में अभी चेंजेस होने वाले हैं। उस कंपनी का जो ग्रैंडसन है वो उसे एक्वायर कर रहा है, तो अगर हमने इसके साथ कॉपरेट कर लिया तो हमारी पोजीशन मैनेजर की परमानेंट बन जाएगी। दूसरी तरफ युएंग और जाओ भी इसी क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर कंपटीशन बहुत ही टफ रहेगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर वो इस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करेंगे।
इधर जिंग और शाओनिंग भी यही डिसाइड करते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग रेडी होकर ऑफिस में जाने वाली होती है। तभी लिविंग रूम की टेबल पर वो टी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देखती है, पर युएंग वहाँ पर आकर वो उसे ले लेता है। शाओनिंग कहती है कि जब से तुमने डिपार्टमेंट 1 छोड़ा है तब से तुम बिल्कुल ही मिस्टीरियस हो गए हो, क्या किसी लड़की का लव लेटर है? पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का भी लव लेटर नहीं लूँगा। दोनों अब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाते। फिर हम देखते हैं कि शाओनिंग और जिंग अपने कॉन्टैक्ट से नए प्रेसिडेंट से मिलने और लोन की बात करने के लिए जाते हैं, और वो अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी लाए हुए थे उससे बात करने के लिए। शाओनिंग उसे बताती है कि युएंग तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा कि उसका क्लाइंट कौन है। इस पर वो बोलती है कि इस मामले में तो जाओ थोड़ा सा अच्छा है, उसने मुझे अपने सपने में बड़बड़ाते हुए थोड़ी चीज़ें बता दी। फिर ये लोग प्रोडक्ट्स की बात करने लग जाते हैं कि यहाँ पर जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स देखे वो ज़्यादातर कॉफ़ी के हैं। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो पता चला कि उस प्रेसिडेंट को कॉफ़ी पसंद है। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर युएंग और जाओ भी आए हुए थे, क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लाइंट को कैप्चर कर रहे थे। रात को अब युएंग शाओनिंग बैठे होते हैं, बात कर रहे थे। युएंग बोलता है कि क्या तुम्हारा क्लाइंट भी अभी अब्रॉड से वापस आया है? पर शाओनिंग ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो, और पूछती है कि तुम्हारा भी? अगले दिन अब युएंग और जाओ बात कर रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। इधर शाओनिंग और जिंग भी बात कर रहे होते हैं। दोनों यही कहते हैं मिस्टर वू, जो कि इस कंपनी का नया प्रेसिडेंट है, वो बिवरेजेस को लेकर आना चाहता है और यंग लोगों को टारगेट कर रहा है। तो शाओनिंग बोलती है कि उसे इसके लिए 50 मिलियन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, पर जिंग 100 मिलियन बोलती है, जो सुनकर शाओनिंग और जाओ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। रात में अब वापस जाते हुए शाओनिंग को युएंग उसके लिए वेट करते हुए मिलता है, इसलिए दोनों वॉक करते हुए जाते हैं। शाओनिंग पूछते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही टायर्ड लग रहे हो, क्लाइंट के साथ अच्छे से बात नहीं हुई क्या? पर वो मना करता है और उससे फिर से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो कहती है कि तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो ना, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है और इंटरेस्ट और लोन का एस्टिमेट भी हो गया है, जो कि अराउंड 80 मिलियन होगा। वो भी अब युएंग से कुछ बात निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बता रहा था। घर जाकर अब दोनों ही अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाते हैं। जहाँ शाओनिंग देखती है कि युएंग कितना अलर्ट होकर काम कर रहा था, वो उस मन में सोचती है कि ये इतना ज़्यादा बिजी है तो भला कहाँ से इसके दिमाग में मुझे प्रपोज करने का याद आएगा। अब वो कप गिराने का बहाना करके फटाफट से उसके लैपटॉप में देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि वो भी जिस कंपनी के लिए प्रपोजल तैयार कर रहा है वो सेम क्लाइंट है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर फू अपने मैनेजर से कंपनी की बात कर रहे थे, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि आप यहाँ पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको रोकना चाहते हैं, जो सुनकर वो स्माइल करता है। इसके बाद उसे बताता है कि लोन के लिए उन्हें 2 बैंक्स अच्छी लगी हैं। वो अब उन्हें उनकी फाइल्स देता है, जो कि एक युएंग की ब्रांच की है और दूसरी शाओनिंग की ब्रांच की होती है। सीन अब यहाँ से शियो पर आता है, जो कि खुश होकर लिंग को अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर आता है, जिसे वो खरीदना चाह रहा था। लिंग कहती है कि अच्छा है, इसे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ले लो, वो लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आकर रह लेंगे। पर वो बोलता है कि ये हमारा घर रहेगा शादी के बाद। पर लिंग बोलती है कि हम लोग मेरे ही घर में रह लेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से सब कुछ पास में है, यहाँ से हमें जॉब पर जाने के लिए भी 2 घंटे लगेंगे, और अगर शादी के बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे तो इस छोटी सी जगह में हम सभी लोग कैसे रह पाएंगे। शिव कहता है कि हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, अगर नहीं पसंद आए तो देख लेंगे। लेकिन लिंग उस पर चिल्लाती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। शिव भी गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूँ। तो लिंगो से भी गुस्से से कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं पैसे सेव करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, तुम मेरे साथ रहने के लिए भी नहीं आ सकते हो। शिव गुस्से में बोलता है कि अगर मैं रहने के लिए आ गया तो मेरी लाइफ तुम पर ही डिपेंड रह जाएगी, और मेरे पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं चाहते। दोनों की अब यहाँ पर फाइट हो जाती है और लास्ट में लिंग शिव को सेल्फिश बोलकर चली जाती है। अब वो शाओनिंग के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर होती है। वो उसे खाते हुए सैड होकर बताती है कि पैसे सेव करने के लिए मैंने ये चीज़ें कितने टाइम से नहीं खाई थी। मैं उसके लिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन वो है कि अपनी ईगो और प्राइड भी नहीं छोड़ सकता मेरे लिए, तो भला मैं उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? जब मेरे पास सब कुछ है तो भला मैं इतना सैक्रिफाइस क्यों करूँ? शाओनिंग अब यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि मेरे पास घर है, पैसा है, तो वो क्यों नहीं आकर मेरे साथ रह सकता। अब पहले मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लेकिन अब उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अभी भला हम क्या कर सकते हैं? शाओनिंग बोलती है कि मैं उसे बोलती हूँ तुमसे बात करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। दूसरी तरफ युएंग भी शिव के साथ में ड्रिंक कर रहा था, जब वो उसे बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसके लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। युएंग बोलता है कि तुम मुझसे अच्छे से जाकर बात क्यों नहीं करते, लेकिन वो बोलता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, उसके डैड मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे पता है कि लिंग मेरे लिए सेव करके कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन मैं भी उसके ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकता, और ना ही मैं एक दिन में रिच बन सकता हूँ। इसी वजह से हम दोनों में से गलत कोई भी नहीं है।
ये सब बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा था। यूहैंग अब जब घर पर आता है तो शाओनिंग को काउच पर बैठे हुए देखता है। वो उसे बताती है कि वो बस अभी लिंग को घर छोड़कर आई है। वो पूरा टाइम सिर्फ रो ही रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यूहैंग बोलता है कि शिव की भी हालत ठीक नहीं थी, तो निंग कहती है कि वो एक दूसरे को कितने टाइम से पसंद करते हैं, सब कुछ इतना अच्छा था उनके बीच में, लेकिन अब जब शादी की बात हुई तो सब कुछ खराब हो गया। यूएंग कहता है कि लव में सिर्फ प्यार देखा जाता है, लेकिन मैरिज में ऐसा नहीं होता। शाओनिंग अब यहाँ पर यूएंग को थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे चूज़ किया, मैं इस मामले में लकी हूँ। जो सुनकर यूएंग स्माइल करता है। तभी शाओनिंग को जिंग का मैसेज आ जाता है कि मिस्टर फू कल हमसे मिलने वाले हैं, तो प्रपोजल बनाने के लिए बैंक में आ जाओ। जाओ भी यूएंग को काम के लिए मैसेज करता है, इसीलिए अब दोनों बहाना बनाने लग जाते हैं। जहाँ शाओनिंग बोलती है कि उसे ना लिंग के पास जाना है, यूएंग बोलता है कि उसे भी शिव के पास जाना है, उसे उसकी ज़रूरत है। पर चुपके से दोनों काम करने के लिए जाते हैं। जिंग यहाँ पर बोलती है कि अभी तक ये जाओ घर कैसे नहीं गया, तो शाओनिंग बोलती है कि जाओ भी बाहर है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों भी प्रपोजल तैयार करेंगे और हंसने लगते हैं। जिंग बोलती है कि ये लोग कितने चाइल्डिश है जो कि ऐसे एक्सक्यूज़ देकर जा रहे हैं। उसके बाद शाओनिंग कहती है कि हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो जिंग कहती है कि जब जाओ जा रहा था तब मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं काम कर रही हूँ। इधर जाओ और यूहैंग भी साथ में प्रपोजल बना रहे थे, जहाँ पर जाओ बोलता है कि जिंग पता नहीं कैसी होगी। तो यूहैंग कॉल लगाकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन जाओ कहता है कि वो सो रही थी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है उसे ना बहुत ही मुश्किल से नींद आती है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि जिंग उस मिस्टर फू के साथ काम करे, मैंने सुना है कि वो एक प्ले बॉय है। पर यूएंग उसे उसकी पर्सनल लाइफ छोड़कर काम पे फोकस करने के लिए कहता है। अगले दिन अब जब शाओनिंग प्रपोजल लेकर मिस्टर फू के पास जा रही होती है, तभी बिल्डिंग के बाहर पहुंचते ही वो देखती है कि यूएंग पहले ही अंदर चला गया था। वो सोचती है कि मैं उसे पहले नहीं जाने दे सकती। वो उसे कॉल लगाकर बोलती है कि मैंने ना यहीं पास में तुम्हारी कार देखी तो कॉल किया, मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से कार में स्क्रैच आ गया, क्या तुम देखने के लिए आ सकते हो। वो उसे जगह बताती है तो यूएंग बाहर आ जाता है, जिसके आते ही शाओनिंग अंदर चली जाती है। यूएंग तो अब कार को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो समझ जाता है कि शाओनिंग ने ट्रिक प्ले की है। इधर शाओनिंग को एक पर्सन मिस्टर फू से मिलाने के लिए लेकर जाता है। वो प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। मैनेजर से भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, पर शाओनिंग कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ और वो उसे ठीक कर देती है। इस मोमेंट में वो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है, पर फिर उसे थैंक यू बोलते हैं और वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। अब उसे कॉफ़ी पसंद होती है तो शाओनिंग उसे कॉफ़ी देती है, इसके लिए वो उसे थैंक यू बोलता है, फिर काम की बात करता है। वो उसे समझाती है कि कैसे अगर वो उनके बैंक से लोन लेगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा और डेट भी आसानी से चुकाया जा सकता है। उससे बात करने के बाद जब शाओनिंग नीचे आती है तो यूएंग से मिलती है। वो पूछता है कि तुम्हारी कार में तो कोई भी स्क्रैच नहीं लगा, तो बोलती है कि हाँ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं काम के लिए चली गई। उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जाओ नहीं आया, तो बोलता है कि जिंग भी तो नहीं आई ना। ये सुनकर वो कहती है कि वो बीमार है तो हॉस्पिटल गई है। इस पर यूएंग भी कहता है कि जाओ भी अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल गया है। शाओनिंग अब उसे रिमाइंडर देती है कि थोड़ी देर में मिस्टर फू की मीटिंग है, पता नहीं अब उसके पास तुमसे मिलने का टाइम होगा या फिर नहीं। जो सुनकर यूएंग कहता है कि इतना कॉन्फिडेंट मत हो, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो शाओनिंग अनॉयड हो जाती है। इधर जिंग हॉस्पिटल में जाओ से थोड़ा आगे चलकर निंग से बात कर रही होती है कि अगर मिस्टर फू इंटरेस्टेड है तो जल्दी से उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। तभी जाओ उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने टेस्ट तो कराया है नहीं। वो समझ जाता है कि उसने यहाँ पर लाने के लिए उसे ये सब किया था, पर वो कहती है कि चिंता मत करो, यूएंग और तुम दोनों ट्रिक हो गए। जिंग उसे बोलती है कि भला तुम ये ज़्यादा पैसे किसके लिए कमाना चाहते हो, मेरे और मेरे बच्चे के लिए ना। तो अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी और ये सब तो हमारी फैमिली के लिए ही है ना। तो जाओ कहता है कि यूएंग ने मुझे कहा कि अगर ये डील साइन हो गई तो मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बनाएगा, फिर मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा हो जाएगी, अब ये हमारी फैमिली के लिए है। पर उसकी ये बात सुनकर वो भी अनॉय हो जाती है। इसके बाद शाओनिंग लिंग से एक शॉप के अंदर मिलती है। चालिंग बताती है कि शिव ने अभी तक उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। शाओनिंग कहती है कि मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के बीच में पैसे कम होने की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं उसकी तरह जीने का ट्राई करूंगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती कि अपनी फेवरेट डिश को भी अफोर्ड ना कर पाऊँ। शाओनिंग भी अब उसे बोलती है कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पर सही गलत नहीं है, बस तुम दोनों का ही पैसों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तभी उसे रेन का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि मुझे अभी एक क्लाइंट मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन इस वक्त पहले से ही मेरी किसी और के साथ मीटिंग है, तो क्या तुम उसे जाकर अटेंड कर सकती हो। जिसके लिए शाओनिंग हाँ बोल देती है। उसने जो लोकेशन भेजी थी शाओनिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। थोड़ी देर वहाँ पर वेट करने के बाद वहाँ का बॉस आता है।
जिसे शाओनिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो सुनकर वो शौक होकर उसे हाई स्कूल का नाम लेता है और बोलता है कि तुम ही थी ना जो साइकिल चलाते हुए ड्रेन पर गिरी थी। ये सुनते ही शाओनिंग भी उसे यानहुई के नाम से बुलाती है। वो दोनों अब बात कर रहे थे क्योंकि वो दोनों हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। वो यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है कि मुझे उस टाइम तुम्हें बुली नहीं करना चाहिए था, अभी मुझे उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। शाओनिंग कहती है कि वो उसके बारे में भूल चुकी है। इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि यूहेंग ने मुझे रोक लिया उस टाइम तुम्हें और ज़्यादा बुली करने से। पर शाओनिंग उससे फिर से पूछती है कि क्या बोल रहा है वो, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके उसे वीचैट पर ऐड कर लेता है। अब जब वो ऑफिस आती है तो रेन से कहती है कि सब कुछ सेटल हो गया है, असल में वो पर्सन मेरा हाई स्कूल क्लासमेट निकला और आगे का प्रोसीजर तुम करना, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर शो आता है और शाओनिंग से कहता है कि जल्दी चलो, मिस्टर फू तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। शाओनिंग अब डॉक्यूमेंट्स लेकर मीटिंग रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि हमें प्रपोजल अभी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो शाओनिंग ओके बोलकर उसके सामने बैठ जाती है, लेकिन वो उसे अपनी साइड वाली चेयर पर बैठने के लिए कहता है। शाओनिंग तो यहाँ पर उसे सीरियसली सब कुछ समझा रही थी, लेकिन वो सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। जब शाओनिंग उसे ऐसे देखती है तो उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। अब ज़्यादा टाइम वो उसे लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जाती है। अब वो जैसे अपनी डेस्क पर जाती है तो सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। उसे बताते हैं कि मिस्टर फू ने तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, जिसे देखते ही शाओनिंग उसे कॉल करके थैंक यू बोलती है और उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तो इसके बदले में वो उसे मील पर जाने के लिए कहता है, जो चीज़ शाओनिंग एक्सेप्ट कर लेती है और सभी से कहती है कि आज वो इसे वापस कर देगी। पर तभी ली इस गिफ्ट की फ़ोटो क्लिक करके यूएंग को सेंड कर देता है। शाम को अब शाओनिंग उस रेस्टोरेंट में जिंग के साथ जाती है। वो उसे थैंक यू बोलती है उसके साथ आने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो आई थी। जिंग कहती है कि मैं तुम्हारी मेंटर हूँ और अगर वो कुछ करना चाहता होगा तो मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अब जैसे ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ पर शाओनिंग के साथ में जिंग को देखकर शॉक हो जाता है, पर फिर उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो अभी आने वाली है, इसीलिए उसने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही रूम बुक किया है। तभी वहाँ पर यूएंग आ जाता है और बोलता है कि मैंने बड़ा रूम बुक किया है, इसीलिए सभी लोग अब उसके साथ में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिंग की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो फू को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर फू यूएंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा था, वो काफ़ी अच्छा था। यूएंग कहता है कि मुझे लगा आपने देखा भी नहीं, क्योंकि हमारा प्रपोजल ज़्यादा अच्छा था। शाओनिंग उससे कहती है कि हमारा भी अच्छा है, तुम मेरे ही सामने मेरा क्लाइंट भला कैसे ले सकते हो। तो फू कहता है कि तुम्हारा प्रपोजल सच में ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहूँगा जिसके साथ मेरा बॉन्ड बने। तभी खाते हुए चोक कर रही थी तो यूएंग उसे टिश्यू दे देता है, जिस बीच फोन के हाथ में कपल वॉचेस देख लेता है और थोड़ा हैरान होता है। अब जब वो उसे कार तक छोड़ने के लिए जाते हैं तो शाओनिंग उसे उसके गिफ्ट वापस कर देती है। घर पहुंचकर अब शाओनिंग यूएंग से बोलती है कि तुम क्या वहाँ पर मेरा क्लाइंट लेने के लिए आए थे, पर यूएंग उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दे सकता था। जब जिंग चली जाती तो तुम वहाँ पर अकेली होती, तब पता नहीं वो क्या करता। शाओनिंग उसे कहती है कि मुझे पता है क्या करना चाहिए, इसीलिए जिंग को मैं अपने साथ लेकर गई थी और अपनी बाउंड्री समझती हूँ, इसीलिए गिफ्ट भी मैंने वापस कर दिया। फिर पूछती है कि वैसे तुम्हें किसने बताया कि हम उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं रहा होता तो वो उसे टाई से खींचकर पूछती है, जिस पर वो बता देता है कि उसे ली ने एक खबर दी थी, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। अब जब यूएंग स्टडी रूम के अंदर होता है तभी उसे मैसेज आता है कि अगर कल का टाइम ठीक है तो हम रिंग और डॉल लेकर आते हैं और हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, जिसके लिए यूएंग हाँ बोल देता है। अगले दिन अब शाओनिंग के पास सभी लोग खड़े होते हैं। उसे फिर से कोई गिफ्ट आया हुआ था। सभी कहते हैं कि आज भी फू ने दिया है क्या, पर शाओनिंग मना करती है और कहती है कि उसका गिफ्ट मैंने कल ही वापस कर दिया। तभी कोई कहता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है और सभी काम पे लग जाते हैं। फिर वो उसे टेक्स्ट करके कहती है कि क्या ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, पर यूएंग पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद आया, जो सुनकर वो खुश होती है। थोड़ी देर बाद यूएंग उसे कॉल करके पूछता है कि साथ में लंच करने के लिए चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे मिस्टर फू से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए वो उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर यूएंग जाओ से फू के बारे में पूछता है कि उनके प्रपोजल का क्या हुआ, तो बोलता है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है। तो यंग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं इसके लिए बात करके आता हूँ और चला जाता है। इधर शाओनिंग फू के साथ उसके ऑफिस में होती है। उससे पूछती है कि क्या उन्हें कोई चेंजेस और कराने हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर सभी कुछ ठीक है तो वो लोग प्रोसीजर चालू कर सकते हैं, लेकिन वो उसे एक फाइल देता है जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक हाई सैलरी के साथ। इसे देखकर शाओनिंग हैरान हो जाती है। फू उसे कहता है कि मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत है जो कि रिलायबल हो फाइनेंस के लिए, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। लेकिन शाओनिंग उसे साफ साफ मना कर देती है।
ये सुनकर वो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया और तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था, वो किस चीज़ के लिए था ये तुम्हें पता तो होगा ही ना। तुम्हें एक अच्छी चॉइस चूज़ करनी चाहिए। ये बोलकर उसके हाथ पर हाथ रखता है, लेकिन शाओनिंग उसका हाथ फटाफट से हटा देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।